हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी। और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड क्लास 10 का लेसन नंबर 4 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। अभी मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स का नाम सुनते ही आपको समझ में आया होगा, ऑब्वियसली ज्योग्राफी का लेक्चर है, बराबर। उसका पार्ट थर्ड। आज हमने कल परसों के दिन फर्स्ट पढ़ा, कल के दिन हमने सेकंड पढ़ा और आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्रेंड। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस लेसन फ्रेंड। क्लास 10 का ये चैप्टर है। चलो देखते हैं, एसएसटी का एकदम महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो जरा ये अभी ज्यादा फोकस करना थर्ड वाला है। ओके, चलो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। चलो फ्रेंड, टॉपिक है हमारा थर्ड, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी मुझे बताओ जरा पहले, कन्वेंशनल मतलब क्या? जो परंपरा से चलता आया हुआ है उसको बोलते कन्वेंशनल। और नॉन कन्वेंशनल मतलब क्या? जो अभी मॉडर्न आया हो, जो परंपरा से चलते आया नहीं हो, उसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल। तो चलो देखते हैं, पहले देखते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर बाद में देखेंगे नॉन कन्वेंशनल। चलो पहले कन्वेंशनल, एनर्जी रिसोर्सेस। एनर्जी इज द एबिलिटी टू वर्क, बराबर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर। कुछ भी काम करने के लिए, वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। देखो फ्रेंड, मैं यहाँ पे टीच कर रहा हूँ तो मुझे भी एनर्जी की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। मैं स्पीक कर रहा हूँ, मुझे एनर्जी की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। डॉक्टर को ट्रीटमेंट देने के लिए एनर्जी की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है, बराबर। कोई भी आदमी हो, फार्मर को भी खेत में काम करने के लिए एनर्जी की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। विदाउट एनर्जी तो काम होता नहीं है, बराबर। काम करने की एबिलिटी जिसमें आती है वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनर्जी या पावर बोलते हैं। द मॉडर्न यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द पावर इज वैट, बराबर। पावर काय में गनी जाती है फ्रेंड? वैट में गनी जाती है। उसका मेजरमेंट वैट में होता है। यह क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में जरूर आएगा कि पावर किस मेजरमेंट में गनी जाती है, तो वैट में गिनी जाती है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटी, यानी कौन सी भी एक्टिविटी हो, बराबर। एनर्जी इज रिक्वायर्ड मतलब एनर्जी की हमें बहुत क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। मैंने बोला ना आपको, कुकिंग करने के लिए भी क्या लगती है? एनर्जी करने लगती है। वॉशिंग करने के लिए एनर्जी लगती है, बराबर। सब कुछ करने के लिए एनर्जी लगती है, तो विदाउट एनर्जी तो कुछ होता नहीं है। तो इट इज नीडेड टू कुक, कुक के लिए, टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट एंड टू प्रोपेल व्हीकल्स, व्हीकल चलाने के लिए भी हमें किसकी पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। देखो हमारे घर में जो लाइट होता है, लाइट छोटा सा छोटा बल्ब, उसको लगाने के लिए भी हमें बटन दबाना पड़ता है, फिर एनर्जी यूज होती है। एनर्जी नहीं रही तो वो लाइट लगता नहीं है, मतलब विदाउट एनर्जी तो वो लाइट भी काम नहीं करता। हीट, हीट बोले तो अभी गैस है, गैस के ऊपर मैंने पानी वगैरह रखा और गैस नहीं लगाया, जब तक उसको गैस मिलेगा और उसको लाइट हम करेंगे तब जाके हीट मिलेंगे ना। विदाउट गैस, तो गैस क्या हुआ? एक एनर्जी रिसोर्स है। समझ में आया? उससे एनर्जी मिलती है। तो फ्रेंड, ये हिट करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। प्रोफिल द व्हीकल्स, व्हीकल चलाने के लिए, व्हीकल में पेट्रोल या डीजल लगेगा। विदाउट पेट्रोल या डीजल या गैस तो व्हीकल नहीं चलेगी। ऐसा नहीं कि चलो ये पानी डाल दिया चली, नहीं फ्रेंड। एंड टू ड्राइव द मशीनरी, इंडस्ट्री की जितनी भी मशीनरी है, कुछ भी चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। विदाउट सोर्स ऑफ एनर्जी यानी हम कुछ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड देखो, ये जो पिक्चर मैंने यहाँ पे दिया है, ये कौन सी एनर्जी है? वाइंड टर्बाइन है। ये क्या करते हैं? हवा आती है तो ये टर्बाइन ऐसे घूमता है और घूमता है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तैयार होती है और फिर एक जगह पे क्या होती है? नीचे स्टोर होती है। स्टोर हो जाने के बाद में लोगों के घरों में जाती है। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो है, तो इस प्रकार से एनर्जी के बहुत सारे प्रकार है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, ये विंड एनर्जी है, बराबर। कोल एनर्जी है, थर्मल है, बराबर। चलो देखते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो आगे, एनर्जी तो सोर्सेस ऑफ पावर, एनर्जी से आदमी को पावर मिलती है। द चीप सोर्सेस ऑफ पावर आर द एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। देखो फ्रेंड, फॉसिल फ्यूल से भी हमें क्या मिलती है? पावर मिलती है। पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, केरोसिन, ऐसे such as a coal, petrol, natural gas, nuclear material, falling water and sun and wind, ये सारे फ्रेंड सोर्सेस हैं। इससे हमें पावर मिलती है। क्या मिलती है? पावर। देखो, कोल यदि जलाया तो फिर बाद में क्या होता है? कोल जलाने के बाद में हीट तैयार होती है और हीट से पावर जनरेट होती है। पेट्रोलियम से भी पावर होती है, नेचुरल गैस से पावर होती है, न्यूक्लियर मटेरियल से पावर तैयार होती है, यूरेनियम एंड थेरियम से। फॉलिंग वाटर, ऊपर से यदि पानी गिर रहा हो तो नीचे पावर तैयार होती है। सन की हीट से भी क्या होती है? पावर, उसको बोलते हैं सोलर पावर।
विंड पावर, मतलब मैंने आपको बताया हुआ एटसेट्रा। इस प्रकार से ये सारे सोर्सेस है। आपको क्वेश्चन आएगा 100% फॉर 3 मार्क। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ पावर और एनर्जी द सोर्सेज ऑफ पावर एक्सप्लेन। तो इसको इस प्रकार से हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। wind, sun rays and falling water are converted into the electricity। इनका डायरेक्टली क्या होता है, विंड का या सनरेज का या फॉलिंग वाटर का डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है। लेकिन अदर लाइक अ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर अप्लाइड डायरेक्टली इन द मोटर व्हीकल्स। ये तो डायरेक्टली मशीन में या मोटर व्हीकल में यूज किए जाते हैं। जैसे हमने देखा कि एक इलेक्ट्रिक क्या है बोले, एक जुना वगैरह जमाने का आप इंजन ले लो, क्या बोलते हैं, ट्रेन का। उसमें देखो कोल डालते हैं, तुमने गदर पिक्चर देखा होगा, उसमें ऐसा इस प्रकार से कोल उठाते और डालते, कोल उठाते और डालते। तो ऐसा जो कोल डाला जाता है, बराबर फ्रेंड, तो ये जो कोल डायरेक्टली लगाया जाता है उससे हीट बनती है और उससे वो इंजन क्या होता है, भगता है। तो उसी प्रकार से ये डायरेक्ट अप्लाइड है। लेकिन पानी डायरेक्ट नहीं है, वाइंड और सनरेज डायरेक्ट, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते, उसको कन्वर्टेशन की जरूरत पड़ती है, बराबर। तो ये दोनों के डिफरेंस है, दोनों के बीच में। लेकिन फॉसिल फ्यूल रिक्वायर कंजम्पशन, और फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन के लिए यूज होता है। दे प्रोड्यूस मेनी गैसेस एंड वेस्टेज कॉजिंग द डैमेज टू द एनवायरनमेंट। लेकिन कुछ चीजें हैं फॉसिल फ्यूल की, उसके बाद में उसको एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट होता है। जैसे मैंने बोला आपको कि जो कन्वेंशनल नहीं है, अभी मॉडर्न है, नॉन कन्वेंशनल, फॉर एग्जांपल वाइंड है, सनरेज है, फॉलिंग वाटर है, ये डायरेक्टली अप्लाइड नहीं होती, उसको कन्वर्शन करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन उससे कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं होता। लेकिन जो बाकी के है, फॉर एग्जांपल कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, बराबर, तो उसका गैसेस में कन्वर्ट होता है या वेस्ट निकलता है, तो उससे इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंचता है। 25th ऑफ द ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन कम्स फ्रॉम बर्निंग ऑयल। यानी 25 ऐसी एनर्जी कंजम्पशन है जो सिर्फ एंड सिर्फ ऑयल बर्निंग से हमें मिलती है। एंड रेस्ट फ्रॉम द बर्निंग द कोल एंड नेचुरल गैसेस। देखो फ्रेंड, 25% हमें एनर्जी पूरे वर्ल्ड में कहाँ से मिलती है, ऑयल बर्निंग से मिलती है, और बाकी की 75% फ्रॉम कोल से या नेचुरल गैस से मिलती है। समझ में आया फ्रेंड? ये कम से कम 5 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, या 3 मार्क के लिए तो जरूर आएगा। ओके, ध्यान में रखना है। आगे जाते हैं। देखो, पहला अपन देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी कैसे तैयार होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन इन द 3 वेज। उसको 3 प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलते हैं। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आज हम यूज कर रहे हैं, तो कौन से 3 प्रकार से आती है? ये हमारे दीपनगर में जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है फ्रेंड, ये थर्मल पावर। कौन सा प्रकार है ये? थर्मल। जो फ्रेंड गुजरात में इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, बराबर फ्रेंड, इस प्रकार से। तो चलो देखते हैं इन तीनों इलेक्ट्रिसिटी में फर्क क्या है। पहला, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या? पानी के ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल मतलब क्या? कोल के ऊपर तैयार या गैस के ऊपर तैयार होती है, उसको बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरा है न्यूक्लियर इनर्जी, मतलब यूरेनियम एंड थेरियम, इससे जो मतलब न्यूक्लियर से जो बनती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया फ्रेंड? ये 3 प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, देखते हैं, पहले देखते हैं कोल। ये देखो, ये कोल है आपके सामने, ये हमारा दीपनगर का प्लांट है, बराबर। ये थर्मल पावर का प्लांट है, मतलब यहाँ पे ये कोल क्या किया जाता है, जलाया जाता है यहाँ पे, और इससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। लेकिन इससे इन्वायरमेंट को डैमेज बहुत होता है, क्योंकि ये चिमनी के थ्रू जो स्मोक बाहर आता है, ये जला हुआ ये जो कोल है उसका जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो इस चिमनी के थ्रू बाहर फेंके जाते हैं, यानी स्पेस में फेंके जाते हैं। फिर क्या होता है, वो कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद वो जो कण है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो नीचे आते हैं। फिर नीचे जमीन के ऊपर ट्रीज होते हैं या प्लांट्स होते हैं या जमीन होती है, उसके ऊपर वो बैठते हैं। अभी प्लांट्स है तो प्लांट्स के लीव्स के ऊपर बैठेगा, और आ गया, कल आ गया, और आ गया, वहाँ पे वो ऐश बैठ गई, दूसरी और आ गई, परसों के दिन वो भी ऐश बैठ गई। एक ऐसा महीना 1.5 महीने के बाद में वो ऐश का वो लेयर उस लीव्स के ऊपर बैठ जाता है। उससे सन का और लीव्स का एक कांटेक्ट नहीं होता, तो उससे क्या होगा फ्रेंड, आपको पता होगा
वो ट्री बढ़ेगा नहीं, उसकी हाइट नहीं बढ़ने वाली, या उसको फ्रूट्स फ्लावर्स वगैरह कुछ भी नहीं लगने वाले। क्यों नहीं? क्योंकि उसका जो फोटोसिंथेसिस प्रकार है टू क्रिएटिंग अ फूड, वो बंद हो जाएगा, क्योंकि सन से उसका कांटेक्ट नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ दैट लेयर ऑफ द डस्ट। तो बराबर है। तो इसी प्रकार से ये लेयर या प्लांट्स के ऊपर होता है, तो प्लांट्स की डेवलपमेंट नहीं होती है। या जो जमीन है आजू बाजू के फार्मर लोगों की, वो जमीन के ऊपर एक लेयर सा बन जाता है, और उसके वजह से वो जमीन क्या नहीं होती है, यानी डैमेज हो जाती है, फर्टिलिटी उसकी कम हो जाती है। तो ये उसका बैड इफेक्ट भी है। तो देखते पहले कोल का। कोल इज अ प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। उसको प्राइम क्यों बोला है? यानी सबसे पहले कोल से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती थी, यानी बहुत महत्वपूर्ण है कोल। इसके बिना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी तैयार नहीं होती। कोल से एकदम स्ट्रॉन्ग एनर्जी तैयार होती है। ऑफन कॉल्ड द मदर ऑफ इंडस्ट्री। कोल को मदर ऑफ इंडस्ट्री कहा गया है। आपको क्वेश्चन आएगा कोल एज अ मदर ऑफ इंडस्ट्री, एक्सप्लेन, 5 मार्क के लिए। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देना है। या ऐसा भी आएगा, कोल इज कंसिडर एज अ ब्लैक गोल्ड। कोल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, एक्सप्लेन। तो आपको पूरा क्या करना है फ्रेंड, एक्सप्लेनेशन देना है। तो एक्सप्लेनेशन आप प्रॉपर तरीके से दीजिएगा। ओके। इट वॉज द बेसिस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सच में इंडस्ट्री में कोल की वजह से ही रिवॉल्यूशन हुई है और बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द आयरन, स्टील एंड केमिकल इंडस्ट्री। कोल तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल है फ्रेंड, किस किस के लिए? आयरन और स्टील और केमिकल इंडस्ट्री के लिए। यानी वो बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री, ऐसा भी कहा तो नो प्रॉब्लम चलेगा। इट इज द मेन फ्यूल फॉर प्रोड्यूसिंग थर्मल पावर। उससे से ज्यादा थर्मल पावर तैयार की जाती है, किससे? कोल से। इंडिया रैंक 7 इन द वर्ल्ड इन द कोल रिजर्व। और हमारे इंडिया में कोल इतने क्वांटिटी में अवेलेबल है कि हम मस्त इजीली अच्छे से अच्छी इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो कोल के प्रकार है फ्रेंड, 4 टाइप्स ऑफ कोल। आपको क्वेश्चन आएगा, कोल इज कंसिडर एज अ ब्लैक गोल्ड, एक्सप्लेन एंड इट टाइप्स। कोल के कुछ टाइप्स है, वो बताओ। द टाइप्स ऑफ कोल, चलो कोल के टाइप्स बताते। पहला है एंथ्रासाइड। ये है फ्रेंड एंथ्रासाइड, देख लो उसको जरा एक बार। कंटेन 80% ऑफ कार्बन, एकदम स्टैंडर्ड कोल है। 80% कार्बन होता है उसमें डायरेक्ट, और एकदम हार्ड रहता है। मतलब एक बार भी डाला तुमने तो कम से कम ये कोल कम से कम 5-6 घंटा चलेगा। यानी उतने उसकी कैपेसिटी, हार्ड होने की वजह से जल्दी से बर्न नहीं होता, बर्न होने के लिए समय लगाता है, बराबर। और फुल ब्लैक होता है एंड कॉम्पैक्ट, फाउंड ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर। ये कोल सिर्फ एंड सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर एरिया में फाउंड होता है। इट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी का ये कोल है। लेकिन ये कोल हमारे यहाँ पे कम प्रमाण में है, दैट्स वाई हम इस कोल को ज़्यादा यूज नहीं करते। लेकिन ये जो बिटुमिनियस है, ये वाइडली हमारे यहाँ पे इंडिया में यूज किया जाता है। इसका डायरेक्टली 60 to 80% उसमें कार्बन होता है, और ये मस्त है, इजी टू यूज है, बराबर। ये समय भी लेता है, अच्छी क्वालिटी भी उसकी अच्छी है, हार्ड भी है, ब्लैकिश है, दैट्स वाई ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है, और ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे इंडिया में अवेलेबल भी है। ओके, आगे तीसरा वाला है लैग्नेटाइट। ये 60% उसमें कार्बन होता है, लेकिन लो ग्रेड का कोल होता है। ये जल्दी बर्न हो जाता है, एक बार लगाया है कि आधे घंटे में गायब। इट इज अ ब्राउन कोल, उसको ब्राउन कोल भी कहा जाता है। और लास्ट वाला होता है पीट। पीट तो एक नंबर का थर्ड क्लास कोल, कोल बोलना कल उसको बोलना ही यानी अच्छी बात नहीं है। एज अ वुड रहता है, उसमें से 50% कार्बन होता है, बर्न लाइक वुड। कैसे चलता है वो? डायरेक्टली लकड़ी जैसी जल जाती है, एक बार जल गई खत्म जल्दी से, वैसा ये भी बर्न होता है। तो ये कुछ काम का कोल नहीं होता है। ओके फ्रेंड, ये है फ्रेंड हमारे कोल के टाइप्स, देखा आप लोगों ने। नेक्स्ट अभी जाके फ्रेंड हमने टोटल कोल के बारे में देख लिया, बराबर। ये फॉसिल फ्यूल के बारे में चल रहा है अपना। अभी देखेंगे उसमें पेट्रोलियम, सेकंड पार्ट। पेट्रोलियम इज द लिक्विड फॉसिल फ्यूल, ये लिक्विड फॉर्म में है, और वो जो कोल था वो सॉलिड फॉर्म में फॉसिल फ्यूल था। समझ में आया फ्रेंड? वेल आर डग,
अभी पेट्रोलियम यदि मिलाना है तो ये इराक और ईरान में ज़्यादा है, यानी कहाँ पे भी कुआं बना हो वहाँ पे पेट्रोलियम लग जाता है, बराबर। वेल ऑफ ड्रग, डग डग करना पड़ता है, कुएं बनाने पड़ते हैं या ड्रिल करना पड़ता है जमीन में, या ऑफशोर टू ब्रिंग द ऑयल ऑफ द सरफेस, बराबर, या समुंदर के किनारे किनारे में सरफेस के ऊपर पानी के ऊपर ये आता है, बराबर। दिस क्रूड ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड to refineries and from where it is changed into the gasoline। फिर उससे क्या होता है, ये जो ऑयल होता है डायरेक्ट पेट्रोल होता है क्या, नहीं, ये क्रूड ऑयल होता है। एक क्रूड ऑयल को क्या करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है, मतलब अच्छे से और इंडस्ट्री में डाल के अच्छा करना पड़ता है। इट इज चेंज, फिर वो काय में चेंज होता है तो गैसोलाइन या पेट्रोकेमिकल्स, फिर वो यूज किया जाता है। ऐसा डायरेक्टली क्रूड ऑयल यूज किया जाता नहीं है कि डायरेक्टली कुएं से निकाला और डायरेक्टली यूज किया, गाड़ी में डाल दिया, नहीं, ये क्रूड ऑयल होता है वहां पे और उसको फिर रिफाइनरीज करना पड़ता है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज सर्व एज अ नोडल इंडस्ट्री, उसको कौन सी इंडस्ट्री बोलते हैं, केमिकल, फॉर केमिकल से नोडल इंडस्ट्री बोलते हैं, फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज अ वेरियस प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन ड्यूरिंग द रिफाइनिंग पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को रिफाइनिंग करने के लिए बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है, यानी केमिकल की जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर की, सिंथेटिक टेक्सटाइल की इंडस्ट्री की, और फिर बाद में और रिफाइन होता है, ऐसा इजीली रिफाइन नहीं होता। इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीटिंग, उससे हीट भी तैयार होती है, लाइटिंग भी होती है, रनिंग मशीनरी चलती है, व्हीकल चलता है, लुब्रिकेंट चलता है, रॉ मटेरियल फॉर सम मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक एंड केमिकल्स के लिए भी यूज होता है। इस प्रकार से पेट्रोलियम एकदम इंपॉर्टेंट है, उसको बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री भी बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर है। इतना यूज है फ्रेंड पेट्रोलियम का। आपको क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब द पेट्रोलियम एज अ लिक्विड फॉसिल फ्यूल, तो आपको ये टोटल डिस्क्रिप्शन जो मैंने यहाँ पे टोटल दिया है ये आपको टोटली डिस्क्राइब करना पड़ेगा। समझ में आया फ्रेंड, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है, आप अच्छे से करो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, ये जो मैं यहाँ पे लिख के भी दे रहा हूँ, ये जो मैं पिक्चर भी बता रहा हूँ, इससे क्या होगा फ्रेंड, और मैं यहाँ पे दिख भी रहा हूँ, ये तीनों बातें इस यहाँ पे चल रही है, यानी आपको मेरा एक्सप्लेनेशन सुनाई दे रहा है पहली बार, आप ऑडियो भी और वीडियो भी चल रहा है आपका, मतलब वीडियो के थ्रू आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको नेचुरल गैस बोले तो अभी कैसा रहता, तो ये आपके सामने पिक्चर होता है। दूसरी बात, उसके नोट्स भी आपके पास अवेलेबल है, यानी मेरे हिसाब से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज अ बेस्ट टीचिंग फॉर्म, मेरे हिसाब से तो ये सबसे बढ़िया टीचिंग फॉर्म है। क्यों, तो उसमें जो टीचर है वो भी दिखता है, दूसरी बात जो पिक्चर है वो भी हमारे आंखों के सामने आते हैं, और तीसरी बात नोट्स फॉरएवर हमारे आंखों के सामने अवेलेबल है। लेकिन फ्रेंड आपको कम से कम एक वीडियो, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वीडियो बोलूंगा मैं इसको, कम से कम आपको 3 बार देखना पड़ेगा। एक बार यानी समझता तो थोड़ा सा 30% अंडरस्टैंड हो जाता, एक बार और देख लिया तो 60% अंडरस्टैंड हो जाता, और थर्ड बार यदि और सुन लिया तो 90% अंडरस्टैंड हो जाता। तो आप बोलेंगे सर 100% क्यों नहीं होता, फिर 100% आप कितना डिवोट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है, बट मेरे हिसाब से नहीं भी ज्यादा डिवोशन दिया तो भी 90% आपको समझ में आ रहा था। लेकिन एक वीडियो कम से कम तुम लोगों ने कितने बार देखना चाहिए, 3, ताकि एक छोटा पार्ट भी आपके आंखों के सामने से हाइड ना हो सके, आपको अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, चलते हैं फ्रेंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है देखते हैं। एकदम ध्यान में रखना है, फॉसिल फ्यूल का ही प्रकार है, अ क्लीन एनर्जी रिसोर्स एसोसिएटेड विद द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से ही एसोसिएटेड है ये। इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली बाय ड्रिलिंग वेल्स, उसको भी क्या करना पड़ता है, एक कुआं बना पड़ता है, नीचे जाना पड़ता है। डज नॉट रिक्वायर प्रोसेसिंग, उसको ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती, जैसे पेट्रोलियम को बहुत रिफाइनिंग और यानी ऑयल होता है क्रूड ऑयल, और फिर उसको क्या करना पड़ता है, हमको रिफाइन करना पड़ता है, बराबर। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम उसको विदाउट एनी प्रोसेस, उसको प्रोसेस की क्या नहीं होती, जरूरत नहीं होती। डज नॉट एमिट CO2 एंड बर्न हॉटर, डायरेक्टली क्या होता है वो हॉटर बर्न होता है, एंड क्लियरर होता है एकदम। इट इज अ चीपर भी है, क्योंकि उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, रिफाइन करने की जरूरत नहीं है। कैन बी यूज्ड एज अ जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और उससे डायरेक्टली क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बट इट इज अ लिमिटेड, बट ये जो नेचुरल गैस होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए वो लिमिटेड कहा जाता है।
यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज द इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, उसे एनर्जी भी करके हम यूज कर सकते हैं या किसी किसी इंडस्ट्री के लिए और रॉ मटेरियल से भी यूज किया जाता है इन द पेट्रोल केमिकल इंडस्ट्री में। इस प्रकार से नेचुरल गैस भी एक एनर्जी रिसोर्सेस है। समझ में आ गया? ऐसा आएगा आपको क्वेश्चन 3 मार्क के लिए, एक्सप्लेन नेचुरल गैस एज अ एनर्जी रिसोर्सेस, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन देना होगा। ओके, अभी अगला पॉइंट देखते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरली मेनली फ्रॉम डिफरेंट मेथड। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के 3-4 मेथड है, मैंने आपको पहले बताया। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन यूजिंग द कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इससे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी से होती है। इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वाटर रिलीज एट द ग्रेट फोर्स एंड द हाई हीट। न्यूक्लियर एनर्जी मैंने बताया आपको यूरेनियम या थोरियम से बनती है, मैंने ये भी आपको तीनों चीजें पहले ही पार्ट में बताई थी। ओके, चलो देखते हैं आगे। इस प्रकार से ये टॉपिक 3 हमारा खत्म होता है, जिसका नाम है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब क्या है? जो रिन्यू होती है, फॉर एग्जांपल, और नॉन रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू नहीं होती है, एक बार यूज किया खत्म। जैसे कोल का इलेक्ट्रिसिटी से उपयोग होता है, कोल यदि यूज किया तो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है बाद में और कोल नहीं बनता है, तो ये हो गया नॉन रिन्यूएबल। ओके, रिन्यूएबल मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल विंड, विंड एनर्जी, विंड आया, बराबर, विंड थर्मल घूमे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी तैयार हुआ, तो कल विंड आना खत्म हो जाएगा क्या? कल और विंड आएंगी। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, आज धूप आई तो आपको एनर्जी क्रिएट हुई, तो इसका मतलब कल धूप नहीं आएंगी क्या? रोज आने वाली है। वो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। वाटर वैसे ही रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है वो हमने ज्यादा से ज्यादा क्या करने चाहिए? यूज करने चाहिए। और जो नॉन रिन्यूएबल है उसकी तरफ हमने जरा कम फोकस करना चाहिए ना, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे एक ना एक दिन। दैट्स व्हाई आपको ये क्वेश्चन जरूर कम से कम 5 मार्क के लिए आएगा। व्हाट इज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन। दिस एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी रेप्लिनिश, ये रेप्लिनिश हो जाएंगे मतलब रिन्यू हो जाएंगे। दे मे बी रिन्यूड आफ्टर यूज, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी। ओके, नॉन रिन्यूएबल में मैंने बताया आपको कोल। द एनर्जी आर एग्जॉस्टेबल, एक दिन क्या होने वाली है? एग्जॉस्टेबल होने वाली, मतलब खत्म होने वाली है। द डिपॉजिट कैन नॉट बी रिन्यूड, ये क्या हो नहीं सकते? रिन्यू नहीं हो सकते। और रिप्लेनिश आफ्टर द यूज, फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल, उसमें फॉसिल फ्यूल सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ओके फ्रेंड, समझ में आया आप तो सभी बच्चों को? ओके, अभी नेक्स्ट, अभी टॉपिक 4 भी मैं इसी में ही ले रहा हूँ, पार्ट 3 में मैंने तो दोनों टॉपिक डाल दिए, टॉपिक 3 और टॉपिक 4। टॉपिक 3 में हमने देखा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और इस टॉपिक 4 में हम स्पेशली देखेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अभी नॉन कन्वेंशनल कौन कौन से? चलो फ्रेंड, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। द पोटेंशियल ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज लार्ज, बराबर, बहुत बड़ी है। दे यूज इन द रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर द एनर्जी जनरेशन, यानी हम क्या कर सकते हैं? उसको रिन्यू कर सकते हैं, बराबर। फॉलोइंग आर द 6 मेन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। चलो बता दीजिए आप कौन कौन से है? तो सोलर, पहले सोलर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती नहीं थी, पहले सिर्फ थर्मल पावर था। बाद में 2 आए, थर्मल को बोला है हमने कन्वेंशनल, और 2 आए, न्यूक्लियर आया, और उसके बाद में आया फ्रेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह, नॉन कन्वेंशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एंड विंड, बराबर। तो ये जो मैंने बोला आपको, ये सब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, बराबर। कौन कौन सी? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड हाइड्रो पावर, ये सब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब क्वेश्चन आएगा 1 मार्क के लिए, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, या डिस्क्राइब द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आपको बता दीजिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो आपको एग्जांपल भी देना और इतना डिस्क्रिप्शन आपको करना है, कम से कम 5 मार्क के लिए आ सकता है। ओके, समझ में आया? चलो देखते हैं सोलर। सोलर तो सोलर प्लानर आपको बना बिठाने पड़ते हैं ऐसे अपने इसके ऊपर, छत के ऊपर। देखो ये जो है, ये फोटो वोल्टेनिक एंड टेक्नोलॉजी एंड कन्वर्ट द सनलाइट डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। ये फोटो वोल्टेनिक टेक्नोलॉजी है, इससे डायरेक्टली जो सनलाइट है वो कन्वर्ट होता है डायरेक्टली काय में? इलेक्ट्रिसिटी में। इसको बोलते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज यूज्ड फॉर कुकिंग के लिए चलता, पंपिंग के लिए चलता, हीटिंग के लिए चलता ऑफ वाटर, रेफ्रिजरेटर के लिए चलता एंड स्ट्रीट लाइटिंग के लिए चलता। ये बहुत अच्छा है, बराबर। ये फोटो वोल्टेनिक टेक्नोलॉजी के प्लैनेट है सारे, और उसको ऐसा लगाया पड़ता है, उसके बाद में ये डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं,
सनलाइट से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में। समझ में आया फ्रेंड? इसके ऊपर आपको कम से कम 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या 5 मार्क का आएगा तो पूरा आएगा कि राइट डाउन सम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो इसमें पहला देना पड़ेगा आपको सोलर एनर्जी, दूसरा देना पड़ेगा वाइंड एनर्जी। अभी वाइंड मतलब क्या, तो इस प्रकार से ऐसे लगाए होते हैं, ये विंड आती है, ये पंखे क्या होते हैं, घूमते हैं, थर्मल पावर। तो ऐसा इंडिया हैज अ विंड पावर पोटेंशियल ऑफ 20,000 मिनीवैट इन तमिलनाडु, मेगावैट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में बहुत अच्छा विंड पावर तैयार होता है। दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा कर्नाटका, गुजरात, जो कोस्टल एरिया है वहां पे विंड पावर प्रोजेक्ट मस्त काम कर रहे हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया से सीधी एयर आती है कोस्ट की तरफ, और फिर ये पावर प्लांट चलते हैं विंड पावर। केरला में भी, महाराष्ट्र में भी, ओके, और लक्षद्वीप है वही इंपॉर्टेंट वाइंड फार्म, ये डायरेक्टली ऐसे वाइंड फार्म बना दिए हैं और कंटिन्यू घूमते रहते हैं और विंड क्या होती रहती है, तैयार होती है। तो ये ज्यादा से ज्यादा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि राजस्थान में भी तो बहुत बढ़िया वाइंड एनर्जी तैयार हो सकती है, लेकिन वहां पे क्यों नहीं कर रही है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बराबर, क्योंकि वहां पे भी ट्रीज का प्रमाण एकदम क्या है, कम है। ऑब्वियसली विंड फॉरएवर चलता रहता है, तो वहां पे हमने 2 एनर्जी लगाना चाहिए जो राजस्थान में। एक तो पूरे ये सोलर लगाने चाहिए जगह जगह पे, क्योंकि हीट ट्रिमेंडस है, और दूसरी बात ये लगाने चाहिए ये विंड प्रोजेक्ट, इससे यानी हमेशा हवा चलती है, यानी दोनों वहाँ पे मस्त हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बायोगैस। बायोगैस आपको तो पता है, ये मैक्सिमम ये कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल भी है, मतलब बहुत जुने पुराने लोग भी उसको यूज करते थे। Shrubs, farms waste, animals and human waste are used to produce a biogas। उससे क्या बनता है फ्रेंड, बायोगैस बनता है फॉर अ डोमेस्टिक कंजम्पशन इन रूरल एरिया। आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड, विलेजेस एरिया में बायोगैस है। इस प्रकार की टंकियां मैक्सिमम लोगों के खेत में या घर के आजू बाजू में बैठाई है, और फिर वो लोग यहाँ से गैस यूज करते हैं घर में। बराबर, और एकदम आसान तरीका है बायोगैस। उसमें क्या क्या डालना पड़ता है, या तो स्लूप्स डालने पड़ते हैं, या फार्म का वेस्ट डालना पड़ता है, एनिमल वेस्ट या ह्यूमन वेस्ट, और थोड़ा सा हिलाना पड़ता है। उससे क्या होता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए मस्त बायोगैस तैयार हो जाता है। उसके ऊपर हम खाना बना सकते हैं, पानी हीट कर सकते हैं। ओके, अभी दूसरे और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से हैं, तो जियोथर्मल एनर्जी। अभी जियोथर्मल में मैं आपको सिर्फ एक ही बता सकता हूँ, टाइडल एनर्जी और वेव एनर्जी। बराबर, यानी जैसे ही भरती आती है उससे वो क्या होता है, घूमता है, और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। कुछ वेव्स आते हैं, उसके वजह से भी ये घूमता है, और उससे भी वजह से अब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी तैयार होता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड बहुत अदर भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। बराबर है फ्रेंड, हम इतने ग्रीडी हो चुके हैं कि बहुत सारी एनर्जी तैयार कर रहे हैं हम एक्सेस, और दूसरे कंट्रियों को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उससे हमें ट्रिमेंडस क्या मिल रहे हैं फ्रेंड, पैसा मिल रहा है। और पैसा हम क्यों ले रहे हैं, चलो हम ग्रीडी बन चुके हैं, लेकिन फ्रेंड एक दिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हम इस प्रकार से एनर्जी यूज कर रहे हैं कि एक दिन वो एनर्जी गोइंग टू एग्जॉस्ट। वो जो सोर्स है, फॉर एग्जाम्पल कोल से एनर्जी बना रहे हैं, क्रूड ऑयल से एनर्जी बना रहे हैं, तो एक दिन ये जो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है ये खत्म होने वाली है। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमने ज्यादा से ज्यादा क्या करनी चाहिए, यूज करनी चाहिए, और कन्वेंशनल को क्या कर देना चाहिए, बंद करना चाहिए, कर देना चाहिए, या उसको यूज करना चाहिए, लेकिन एकदम लिमिटेड एक्सटेंट में, बढ़ाना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हम कंजर्व कर सकते हैं एनर्जी। इट विल बी यूजफुल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, और सेव फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। हम फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। एनर्जी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उससे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। एनर्जी, एनर्जी जिस कंट्री में मस्त अवेलेबल है, उस कंट्री की ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्री अच्छी चलती है। इंडस्ट्री अच्छी चली तो प्रोडक्शन अच्छा चलता है, प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो सेल अच्छा होता है, सेल अच्छा हुआ तो माल अच्छा मिलता है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। इसलिए एनर्जी इज द मोस्ट, एनर्जी बैकबोन है फ्रेंड इकोनॉमिक सेक्टर का। एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी नीड्स इनपुट द एनर्जी फॉर इट्स डेवलपमेंट। हर एक को एनर्जी की जरूरत पड़ती है जहाँ पे इकोनॉमी आई वहाँ पे। बराबर,
मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज एकदम कम प्रमाण में है। फॉर एग्जाम्पल कोल कम प्रमाण में है, ऐसा बराबर, गैस, नेचुरल गैस कम प्रमाण में है, तो ये हमने थोड़ा सा उसको सेव करना चाहिए। ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन ऑल द फॉर्म्स हैज बीन स्टेडीली राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री। हमारे देश में नहीं, पूरे देशों में, एवरी कंट्री में आज एनर्जी कंजम्पशन इतना बढ़ रहा है, यू वोंट इमेजिन, तुमने इमेजिन भी नहीं किया होगा। क्या रीजन है उसके? पहला रीजन है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन एनर्जी इज ट्रिमेंडसली यूज्ड। मॉडर्नाइजेशन, आज लोगों के मकाने बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, तो उसमें सब इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं, और वो सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स चलाने के लिए ऑब्वियसली क्या लगता है? इलेक्ट्रिसिटी लगता है। अर्बनाइजेशन, इतना शहरीकरण हो चुका है फ्रेंड, बड़े से बड़े फ्लैट सिस्टम आ गए हैं, 100 स्टोरी तक के, बराबर। उसमें जाने आने के लिए लिफ्ट है, बराबर, पानी इतना ऊपर लेके जाने के लिए, पानी नीचे लाने के लिए, सब इलेक्ट्रिसिटी, बहुत एनर्जी लगती है फ्रेंड। तो ये कंजम्पशन आजकल बहुत बढ़ रहा है एवरी कंट्री में, नॉट इन इंडिया बट ऑल्सो द आउटसाइड ऑफ द कंट्री। दैट्स व्हाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द मोस्ट। इसलिए एनर्जी को हमने थोड़ा सा तो भी क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि अभी टोटली यूज कर डाले तो एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और इट विल बी फ्यूचर, व्हाट विल बी द फ्यूचर? डार्क, फ्यूचर हमारा डार्क हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन आता है, अब समझ में आया इलेक्ट्रिक कंजर्व करना है, यस कंजर्व करना है, बट अभी क्वेश्चन है हाउ कैन वी कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज? तो हम एनर्जी रिसोर्सेज को किस प्रकार से कंजर्व कर सकते हैं? कंजर्व करना मतलब जतन करना, स्टोर करना। नीड टू डेवलप द सस्टेनेबल पैथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट, मतलब ऐसी एनर्जी तैयार करो जो एनर्जी भी तैयार हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल मतलब नॉट हार्मिंग टू द इन्वायरमेंट। सस्टेनेबल पैथ मतलब समझता है क्या? लिख लो जल्दी से, नॉट हार्मिंग टू द नेचर या इन्वायरमेंट, पर्यावरण को हानि ना पहुंचनी चाहिए। एनर्जी तैयार होनी चाहिए, पर्यावरण को हानि ना पहुंचनी चाहिए, दैट इज द एनर्जी डेवलपमेंट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट और नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। पर्यावरण भी वैसा रहना चाहिए और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी कंप्लीट होना चाहिए। जुडिशियस यूज ऑफ लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज, यानी हमने क्या करना चाहिए, कौन सा भी एनर्जी रिसोर्सेज उसको लिमिटेडली क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। वेस्टेज ऑफ मिनिमल शुड बी मिनिमाइज, यानी कुछ भी एनर्जी हो, वेस्ट एकदम कम होना चाहिए, वेस्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना लाया और इसमें से इतना वेस्ट गया, तो क्या काम करूँ? यानी 90% तो भी यूज होना, 10% वेस्ट रहा तो नो प्रॉब्लम, 5% वेस्ट रहा तो नो प्रॉब्लम। बट आप बोल रहे सर 50% वेस्ट है, तो रॉन्ग है, ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत डैमेजिंग है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, इसलिए हमने क्या करना चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए या मॉडर्न सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करना चाहिए, जिससे इन्वायरमेंट को डैमेज ना पहुंचे। फॉर एग्जांपल सोलर यूज करना चाहिए, विंड यूज करना चाहिए, वाटर इलेक्ट्रिसिटी यूज करना चाहिए, इस प्रकार से थर्मल पावर मैक्सिमम कम यूज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज शुड बी मिनिमाइज, हमने ज्यादा एनर्जी क्या नहीं करना चाहिए, एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एक्सपोर्ट के चक्कर में हम ज्यादा तैयार कर रहे हैं और थर्मल ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे एक दिन जो माइंस है, कोल माइन, क्रूड ऑयल माइन, ये सारे क्या हो जाने वाले, खत्म हो जाने वाले। इसलिए फ्रेंड हमने ज़्यादा एनर्जी एक्सपोर्ट के नाम में नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा हमें एडवांटेज नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन उससे हम फ्यूचर जनरेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। यूज द सब्सटीट्यूट्स और ऑर्डर टू सेव एनर्जी रिसोर्सेज, जहाँ पे एनर्जी को सब्सटीट्यूट है कि यहाँ पे ए एनर्जी से दूसरी एनर्जी यूज कर सकते हैं हम, जो एकदम इजी अवेलेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, ये एनर्जी हमने यूज करना चाहिए थर्मल के जगह पे, बराबर। वो सब्सटीट्यूट हमने देखने चाहिए, और सब्सटीट्यूट कौन से वो भी ढूंढने चाहिए। इनकरेज साइकिलिंग ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस, और ऐसी एनर्जी यूज करो कि जिससे रिसाइकल हो सके। फॉर एग्जाम्पल पानी है, रिसाइकल होता है, वाटर, उससे एनर्जी से तैयार कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, इस प्रकार से ये भी हमारा किस्सा यहाँ पे खत्म होता है। कुछ टर्म्स हैं, चलो देखते हैं। सोलर एनर्जी का टर्म्स आपको तो पता है, सन से तैयार हुई हुई एनर्जी,
solar power is a conservation of energy from the sunlight into the electricity. Sunlight से electricity बनती है either directly using the photovoltaic बराबर, indirectly using the centrated solar power और the combination इससे होता है डायरेक्ट पावर विंड एनर्जी जो हवा से wind power is use of air flow through the wind and turbines उससे घूमते हैं wind से तो मैकेनिकली पावर जनरेट होती है इलेक्ट्रिक पावर तो उससे कोई वेस्ट नहीं है तो इसलिए बेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ओके बायोगैस बायोगैस typically referred to a mixture of a different gases produced by the breakdown of organic matter into the absence of oxygen जहाँ पे ऑक्सीजन होता नहीं है ऑब्वियसली वो मिक्सचर बनता है और बायोगैस तैयार होता है ओके फिर जियोथर्मल क्या मतलब है जियोथर्मल एनर्जी इज अ हीट एमेनेटिंग फ्रॉम अंडरनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ उससे बनता है जियोथर्मल इस प्रकार से फ्रेंड ये मेरा लेसन है एनर्जी एंड रिसोर्सेस तो ये मेरा कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये मेरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है मिनरल्स का 4 नंबर का चैप्टर है यदि आपको रिगार्डिंग दिस कोई प्रॉब्लम आए 5th नंबर का शायद कुछ प्रॉब्लम आए तो प्लीज आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम और यदि मेरे सारे तीनों के तीनों वीडियोस आपको इस एनर्जी के अच्छे लगे तो प्लीज वहाँ पे लाइक का बटन है वो जरूर दबाई दीजिएगा एंड शेयर विद दिस वीडियो विद योर फ्रेंड सर्कल एंड सब्सक्राइब माय चैनल बराबर it will be gives you or provides you more educational videos in your future till then thank you bye see you